हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल के बारे में चर्चा किया था कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है और उसका मान जो होता है वह F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है, जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो है उसके गति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपकी हेडिंग होगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एक समान है, उसमें आवेशित कण की गति कैसे होगी? तो पहला हम कंडीशन लेते हैं नंबर 1। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, पहला कंडीशन। ठीक है, आवेशित कण कैसे प्रवेश कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र बी है, गतिमान जो आवेश है वह धन आवेशित है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, गतिमान जो है धन आवेशित कण जिस पर आवेश है प्लस क्यू, इस पर लगने वाला लॉरेंज बल कितना होगा? तो लॉरेंज बल का आप सूत्र जानते हैं, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, जहां भी क्या है? आवेशित कण के वेग का परिमाण है। भी क्या है? आवेशित कण के वेग का परिमाण है। थीटा जो है वह क्षेत्र बी और वेग भी के बीच का कोण है। थीटा क्या है? थीटा जो है वह वेग भी, ठीक है, तथा क्षेत्र बी के बीच का कोण है, एंगल है। ठीक है, थीटा जो है भी और बी के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः इसमें जब 0 रखेंगे तो लगने वाला बल F बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात इस दशा में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में लगने वाला बल 0 होता है, कोई बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात आवेशित कण की गति पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। कण जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर सीधी रेखा में गति करेगा, ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, नंबर 2, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब क्या होगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन है नंबर 2, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, मान ले रहे हैं एक धन आवेशित कण प्लस q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं फिगर में। देखिए ध्यान से, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ है। यह क्रॉस लाइन हम दिखा रहे हैं। इस क्रॉस लाइन का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र जो है इस बोर्ड के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है। यह हमें क्रॉस लाइन बताता है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र है आपका बी, चुंबकीय क्षेत्र है आपका वेक्टर बी, जिसकी दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ, बोर्ड में नीचे की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। तो माना एक धन आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ओ पर प्रवेश करता है। यहां पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, बिंदु ओ। ठीक है, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, बिंदु ओ। यहां पर जो है आवेश क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। माना एक धन आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ओ पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से प्रवेश कर रहा है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से प्रवेश कर रहा है। क्षेत्र की दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ है। आवेश कहाँ प्रवेश कर रहा है, इधर प्रवेश कर रहा है। ठीक है ना, क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है और आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा है। तो आवेश जो है इस क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से प्रवेश कर रहा है। देखें ध्यान से, यह भी वेग से प्रवेश कर रहा है, बिंदु ऊपर यह है और क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। माना चुंबकीय क्षेत्र बी कागज के तल के लंबवत है और नीचे की ओर दृष्ट है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमने क्रॉस से दिखाया गया है फिगर में। अब आप जान रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से चलने वाले आवेश Q पर एक चुंबकीय बल F लगता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से चलने वाले आवेश Q पर एक चुंबकीय बल F लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, और उसका मान होता है F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहां पर, थीटा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र और वेग भी के बीच का कोण है। क्षेत्र बी और वेग भी के बीच का कोण है। इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब यहां पर हमें दिशा ज्ञात करनी हो तो हम बाएं हाथ को लेते हैं अपने, यह हमारा बाएं हाथ है। चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो गई। इस पे हम लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। ठीक है, देखें चुंबकीय क्षेत्र बी हम लेते हैं इसको, और यह जो है हम लेते हैं भी की दिशा, वेग भी की दिशा। ठीक है, पॉइंट ओ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा रहे हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम क्या कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को एक दूसरे के
लंबवत रखें और यदि बीच वाली अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, बीच वाली अंगुली इन तीनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ठीक है, और उसके नीचे वाली जो अंगुली है वह वेग की दिशा को बताए, तो अंगूठा जो होगा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो यह जो बीच वाली अंगुली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ करेंगे। यह जो अंगुली है हमारी मध्यमा अंगुली, यह जो है वेग की दिशा में करेंगे, तो यह अंगूठा हमारा बल की दिशा बताएगा। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं इस पे। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? नीचे की तरफ है, तो इस अंगुली को हमने नीचे कर दिया, नीचे की तरफ है। और यह क्या है? वेग भी की दिशा है। वेग किधर जा रही है? इस दिशा में जा रहा है। वेग किधर जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। यह चुंबकीय क्षेत्र नीचे गया, वेग जो है भी इधर है, तो लगने वाला बल किधर है? इधर है। इधर है ना बल की दिशा, तो ये इस पॉइंट पे बल की दिशा किधर होगी? इस साइड में होगी। बल की दिशा यह होगी एफ। ठीक है, यहां देखे ध्यान से, यह भी की दिशा हो गई, यह चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ गई, तो यह लगने वाले बल की दिशा इधर हो गई। ठीक है, अब एक पॉइंट और लेते हैं यहां पे, एक पॉइंट और हमने ले लिया P, इसको हमने मान लिया पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट पे बल की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो आवेश की गति, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और आवेश जो है भी की दिशा, भी की दिशा हम देख रहे हैं यहां पे है भी की दिशा ऊपर की तरफ, तो लगने वाले बल की दिशा देखें, यह चुंबकीय क्षेत्र गया नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र गया नीचे की तरफ, भी किधर है, तो लगने वाला बल किधर होगा? इस साइड में होगा। तो लगने वाला बल जो है इस साइड में हो जाएगा, लगने वाला बल यह की दिशा इधर हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे हम एक पॉइंट Q लेते हैं, पॉइंट Q लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर वेग की दिशा इधर हो, तो लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला बल जो है वह सेंटर की तरफ जा रहा है। हर पॉइंट पे लगने वाला बल किधर है? सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो बिंदु O पर यह बल कागज के तल में भी के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। कागज के तल में भी के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। चूंकि यह बल वेग की दिशा के लंबवत है, बल लगने वाला किधर है? वेग की दिशा के लंबवत है। ठीक है, इस कारण जो है लंबवत बल होने के कारण कण का वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, कण के वेग का मान नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदल जाएगी। ध्यान समझिए, मान नहीं बदलेगा, दिशा बदल जाएगी। अब यह जो आवेश जो इधर जा रहा था वो टर्न करेगा, घूमेगा, दिशा बदलेगी, लेकिन भी का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि बल और वेग के बीच का एंगल 90 डिग्री है। चूंकि यह बल वेग की दिशा के लंबवत है, अतः इसके कारण कण के वेग का परिमाण अर्थात चाल नहीं बदलता है, केवल दिशा बदलती है। ठीक है ना? बिंदु बिंदु P, बिंदु Q पर बल F तथा वेग भी की दिशाएं जो होंगी वो जैसा चित्र में दिखाया गया है इस तरह होगा। अब इनका आप देख रहे हैं कि परिमाण नहीं बदल रहा है, केवल दिशा बदल रहा है, दिशा बदल रहा है। ठीक है, अतः कण पर एक ऐसे बल का प्रभाव, कण पर एक ऐसे बल के प्रभाव में गतिमान है जिसका परिमाण नियत है परंतु दिशा निरंतर बदल रही है। कण जो है एक ऐसे बल के प्रभाव में गति कर रहा है, कण जो है एक ऐसे बल के प्रभाव में गति कर रहा है जिसका परिमाण तो नियत है लेकिन दिशा निरंतर बदल रही है। और यह दिशा जो है सदैव वेग की दिशा के लंबवत है। यह बल जो है वह सदैव वेग की दिशा के लंबवत है।
ठीक है, स्पष्ट है कि कण जो है नियत चाल भी से एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा। कण जो है कैसे पथ पर चलेगा? कण जो है एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा। कण जो है एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा। ठीक है, कण जो है एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा। ठीक है, इस तरह से फोर्स जो है उसके सेंटर की तरफ होगा और कण जो है वृत्ताकार पथ पर चलेगा। भी का मान नहीं बदलेगा, दिशा केवल बदलेगा। ठीक है, तो कण एक ऐसे बल के प्रभाव में गतिमान है जिसका परिमाण नियत है, परंतु जिसकी दिशा निरंतर बदल रही है तथा सदैव वेग की दिशा के लंबवत रहता है। अतः स्पष्ट है कि कण जो है नियत चाल भी से एक वृत्ताकार पथ सर्कुलर पाथ पर चलेगा तथा चुंबकीय बल F कण को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। चुंबकीय बल F जो होगा वह कण को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो चुंबकीय बल F क्या करेगा? चुंबकीय बल F कण को वृत्ताकार मार्ग में घूमने, ठीक है, के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो चुंबकीय बल जो है वह कण को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, यदि कण का द्रव्यमान m हो, यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो, ठीक है, इसके पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो, पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो, तब अभिकेंद्र बल कितना होगा? अभिकेंद्र बल, उस कंडीशन में अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r होगा। अभिकेंद्र बल क्या होगा? mv²/r होगा। चुंबकीय बल जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। चुंबकीय बल F जो है यह अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, mv²/r को प्रदान करेगा। और चुंबकीय बल जो है कितना होता है? QVB बराबर mv²/r, QVB बराबर mv²/r। चुंबकीय बल F जिसका मान कितना होता है? QVB, चुंबकीय बल F बराबर QVB, और यही अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, अर्थात QVB बराबर mv²/r, QVB बराबर mv²/r। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि QVB बराबर हो गया mv²/r। ठीक है, अब यहां पे V से एक भी कैंसिल हो गया। R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर mv, इधर बच गया QB, R बराबर mv/QB, R बराबर mv/QB, समीकरण नंबर 1। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो होगी वह R बराबर mv/QB होगी। इस समीकरण से आप देख रहे हैं कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कण के संवेग P बराबर mv के अनुपाती है। mv क्या है? संवेग, P बराबर mv।
वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r कण के संवेग m भी के अनुपाती है तथा विशिष्ट आवेश q बटा m के व्युत्क्रमानुपाती है। विशिष्ट आवेश q बटा m के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। अतः यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो तो उसमें आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या मापकर हम कण का संवेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात हो तो आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या को मापकर आप कण के संवेग m को ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है, चुंबकीय बल के कारण जो गतिमान आवेशित कण है इसकी चाल नहीं बदलती है, इसकी केवल दिशा बदलती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता है, इसकी गतिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता है, केवल इसके पथ जो है सरल रेखा से बदलकर वृत्ताकार हो जाता है। इसका पथ सरल रेखा से बदलकर वृत्ताकार हो जाता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता था तो उस कंडीशन में कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखी पथ पर गति करता था। लेकिन जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया है, उस कंडीशन में कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखी पथ पर न गति करके वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। इसकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है। चित्र में आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धन आवेशित कण का वृत्ताकार पथ फिगर में आपने देखा जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। इस क्षेत्र में ऋण आवेशित कण अगर हो तो वह वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर आवेश क्या हो, ऋण आवेश हो। लेकिन यहां पर धन आवेश है तो वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर यही ऋण आवेश प्रवेश करता तो वह क्लॉकवाइज घूमता। ठीक है। तो यदि कण की गतिज ऊर्जा k हो, कण की गतिज ऊर्जा क्या हो, k हो, कैपिटल K हो, यदि कण की गतिज ऊर्जा k हो तब गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 2k/m। ठीक है। तो v बराबर √2k/m, v बराबर √2k/m। ठीक है। अब यह जो आपका समीकरण 1 है, R बराबर mv/qb, यह आपका समीकरण नंबर 1 था। इसमें v का मान रखने पर यह जो v आया है, v बराबर √2k/m, इस सूत्र में अगर हम रखें तो R बराबर m, ठीक है, v का मान कितना है 2k/m, 2k/m अपान qb। ठीक है। अब जो है इसको अगर सॉल्व किया जाए तो R बराबर हो जाएगा, इस m को इसके अंदर प्रवेश कराया जाए तो R बराबर यह m इसके अंदर जाएगा तो m स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो अंडर रूट m अंदर प्रवेश किया m स्क्वायर, और अंदर है पहले से 2k बटा m, और नीचे है qb, नीचे क्या है qb। एक m से एक m कैंसिल हो गया तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया √2mk
√2m k बटा QB। R बराबर √2m k बटा QB। यह एक सूत्र मिल गया R का। R बराबर √2m k बटा QB, समीकरण नंबर 2। एक R बराबर मिला mv बटे QB, एक R बराबर √2m k बटे QB। यह समीकरण गतिज ऊर्जा के रूप में है। इससे कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कण के गतिज ऊर्जा के पदों में दिखाया गया है। ठीक है। अब यदि कण, आगे देखें, अब यदि कण v वोल्ट विभवांतर, v वोल्ट विभवांतर, अब यदि कण v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया हो, कण जो है वह v वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया हो, तब उस समय गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो k बराबर QV होगी। यदि कण v वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया हो, उस कंडीशन में कण की गतिज ऊर्जा k बराबर होगी QV, k बराबर QV। ठीक है। तो जो सूत्र आपको मिला है R बराबर √2m k अपान QB, यह आपके पास है सूत्र। इसमें आप k की जगह QV लिख सकते हैं। k की जगह क्या लिख सकते हैं? QV। कब? यदि कण जो है v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया हो, तब k बराबर क्या लिख सकते हैं? QV। तो उस कंडीशन में √2m k की जगह पे QV बटा QB बटे QB। ठीक है। अब जो है इस Q को बाहर अगर करें तो कैसे आएगा बाहर? Q² के रूप में। यह Q बाहर कब आएगा? यह Q बाहर आएगा जब हम ऊपर और नीचे Q और Q का गुणा कर दें। ठीक है। मान में अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा हम समीकरण को चेंज करना चाहते हैं, तो R बराबर 1/B, 1/B। इस Q को हमको इसके अंदर लाना है। 1/B √2m QV बटा, ठीक है, क्या हो जाएगा? Q²। इसको शामिल करना इसमें, तो कैसे शामिल होगा? Q² करके शामिल हो जाएगा अंडर रूट में। Q से Q कैंसिल हो गया, तो R बराबर हो जाएगा 1/B √2mv बटा Q, 2mv बटा Q। यह हो गया आपका R बराबर 1/B √2mv बटा Q। भी क्या है? यहाँ पे विभवांतर है। R बराबर 1/B √2mv बटा Q। भी क्या है? विभवांतर है। कण अपने एक चक्कर में, कण जो घूम रहा था सर्कुलर पाथ पे, तो अपने एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 2πr दूरी तय करता है कण एक चक्कर में। और यदि कण का आवर्तकाल t हो, एक चक्कर में लगने वाला समय कैपिटल T हो, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे वेग। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे वेग। दूरी कितना चला? 2πr, और वेग कितना है? v वेग से। t बराबर 2πr बटे v। ठीक है। तो उस कंडीशन में t का मान कितना होगा? ठीक है। r का मान जो है यहां पे हम रख सकते हैं समीकरण 1 से। R का मान अगर हम समीकरण 1 से रखें तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? तो t बराबर 2π
आर का मान कितना था? आर का मान था आपका एम भी बटे क्यू बी। आर का मान था एम भी बटा क्यू बी, एम भी बटा क्यू बी और बटा भी, यह भी, और आर बराबर एम भी बटे क्यू बी, यह भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई एम, 2 पाई एम बटे क्यू बी, 2 पाई एम बटे क्यू बी। यह आवर्तकाल का सूत्र हो गया, 2 पाई एम बटे क्यू बी। आवृत्ति निकालनी हो तो n बराबर 1 बटे टी होता है, तो n बराबर इसको उल्टा कर देंगे, क्यू बी बटा 2 पाई एम, क्यू बी बटा 2 पाई एम। यह आवर्तकाल का सूत्र हो गया, आवृत्ति का सूत्र हो गया। आवृत्ति n बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई एम बटे क्यू बी। ठीक है, यह आवर्तकाल का सूत्र हो गया समीकरण 3, और यह आवृत्ति का सूत्र हो गया समीकरण 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, उस कंडीशन में आपने कई सूत्र मिला। पहला आपको मिला आर बराबर एम भी बटे क्यू बी, यह एक सूत्र मिला। फिर आपने एक आर का सूत्र पाया, आर बराबर गतिज ऊर्जा के रूप में 2m बटे क्यू बी, यह सूत्र आपको मिला। फिर आपको विभवांतर के रूप में सूत्र मिला, आर बराबर 1 बटा बी अंडर रूट 2m कैपिटल भी बटा क्यू, यह वोल्टेज के रूप में सूत्र है। ठीक है, क्या है? 1 बटा बी अंडर रूट 2m भी बटा क्यू, यह सूत्र मिला आपको। समय के रूप में आपको सूत्र मिला t बराबर 2 पाई एम, आवर्तकाल के रूप में 2 पाई एम बटे क्यू बी, और आवृत्त के रूप में आपको मिला n बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम, n बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है, यह आपका समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि कण का आवर्तकाल और आवृत्त कण के चाल भी पर निर्भर नहीं है। यहां देखें, इस समीकरण को आवर्तकाल और आवृत्त के समीकरण में भी नहीं आया है। जो कण जो है एक चक्कर लगाने में समय ले रहा था, उस पर भी नहीं निर्भर कर रहा है। आवर्तकाल जो है भी पर डिपेंड नहीं है, आवृत्त जो है भी पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि सूत्र में भी नहीं है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कण का आवर्तकाल और आवृत्त कण के चाल भी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, आवर्तकाल जो है, आवृत्त जो है, वह कण के चाल भी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यदि कण का चाल भी बढ़ेगा, यदि कण का चाल भी बढ़ेगा तो क्या होगा? यदि कण का चाल भी बढ़ेगा तो इसके वृत्त की त्रिज्या भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर भी कम है तो सर्किल जो है इतना बड़ा होगा v1 वेग पे। अगर जो है v बढ़ जाए तो v बढ़ जाएगा तो सर्किल जो है बड़ी हो जाएगी। सर्किल क्या हो जाएगी? v2 वेग हो गया, अब जो है सर्किल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यदि कण का चाल भी बढ़ेगा तो इससे वृत्त की त्रिज्या भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी, जिससे इसका चक्कर लगाने का समय वही रहेगा, चक्कर लगाने का समय वही रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल जो है वह वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। t बराबर 2 पाई एम बटे क्यू बी, n बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम में भी नहीं आ रहा है, अर्थात आवर्तकाल जो है वह वेग पर निर्भर नहीं है। यदि कण का चाल बढ़ेगा तो वृत्त की त्रिज्या उतनी ही बढ़ जाएगी।
यहाँ पे v1 है तो वृत्त की त्रिज्या आप देखें इतनी है, और यहाँ पे वेग बढ़ गया तो वृत्त की त्रिज्या भी बढ़ गई। यदि कण का चाल भी बढ़ेगा तो इससे वृत्त की त्रिज्या भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी, जिससे चक्कर लगाने का समय वही रहेगा, चक्कर लगाने का समय वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से स्पष्ट है कि तीव्र वेग से गति करने वाले आवेशित कण, तीव्र वेग से, जिसमें वेग अधिक होता है, तीव्र वेग से गति करने वाले आवेशित कण बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर तथा कम वेग से गति करने वाले आवेशित कण छोटी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करेंगे। अगर वेग कम है तो छोटी वृत्त के वृत्तीय पथ पर गति करेंगे, छोटी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करेंगे। अगर वेग अधिक है तो बड़ी वृत्त के वृत्तीय त्रिज्या वाले पथ पर गति करेंगे। ठीक है, तीव्र वेग से गति करने वाले आवेशित कण बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करेंगे, जबकि कम वेग से गति करने वाले आवेशित कण छोटी त्रिज्या के पथ पर गति करेंगे। ठीक है, तो यह दूसरा कंडीशन था, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता था। कैसे प्रवेश करता था? लंबवत प्रवेश करता था, तब यह कंडीशन होता था। अब एक कंडीशन और आ गया, नंबर 3। नंबर 3 देख लेते हैं, तीसरी स्थिति। देखे ध्यान से, नंबर 3 तीसरी स्थिति क्या है? जब आवेशित कण, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, तिरछा प्रवेश करता है, तिरछा प्रवेश करता है। ठीक है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा तब क्या होगा? तो जब आवेशित कण क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तब वेग भी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जब तिरछा प्रवेश करेगा तो वेग भी को दो घटक में वियोजित कर सकते हैं। एक होगा क्षेत्र बी के समांतर घटक, एक क्या होगा? क्षेत्र बी के समांतर घटक भी cos थीटा, क्षेत्र बी के समांतर घटक होगा, और एक होगा क्षेत्र बी के लंबवत घटक, एक होगा क्षेत्र बी के लंबवत घटक भी sin थीटा। ठीक है, यह जो समांतर घटक है, क्षेत्र बी के समांतर घटक कण को एक ऋजुरेखी पथ पर चलाएगा। यह किस पर चलाएगा? ऋजुरेखी पथ पर चलाएगा। जबकि यह जो लंबवत घटक है क्षेत्र से, यह वृत्तीय पथ पर चलाएगा। जैसे पहला कंडीशन में आपने देखा था कि समांतर पथ पर चल रहा था ऋजुरेखी, और दूसरा कंडीशन लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्तीय पथ पर चलेगा। यह दोनों स्थिति घटेगी जब तिरछा प्रवेश करेगा। तो जब आवेशित कण क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तब वेग भी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, क्षेत्र बी के समांतर घटक भी cos थीटा और क्षेत्र बी के लंबवत घटक भी sin थीटा। ठीक है, घटक जो भी समांतर है वह कण को एक ऋजुरेखी पथ पर चलाता है, जबकि जो लंबवत घटक है वह वृत्तीय पथ पर चलाता है। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, परिणाम जो होगा, इन दोनों का परिणामी पथ एक कुंडलिनी के रूप में होता है, हेलिक्स। इन दोनों का परिणामी क्या होगा? एक कुंडलिनी के रूप में होगा, एक हेलिक्स के रूप में होगा। ठीक है, इन दोनों का परिणामी एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। जिसकी अक्ष क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर होगी। ठीक है, कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी? कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर
यम भी, ठीक है, लंबवत बटे क्यूबी। कुंडलनी के वृत्ति पथ की त्रिज्या आर बराबर यम भी लंबवत बटे क्यूबी, या आर बराबर यम भी साइन थीटा, यम भी साइन थीटा बटे क्यूबी, यम भी साइन थीटा बटे क्यूबी। वृत्ति पथ का आवर्तकाल क्या होगा? वृत्ति पथ का आवर्तकाल जो होगा टी बराबर 2 पाई एम बटे क्यूबी, टी बराबर 2 पाई एम बटे क्यूबी। एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा, एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं। पथ का पिच क्या होता है? एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में, एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ की पिच कहते हैं, और इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं पिच को। और यह पथ का पिच पी बराबर होगा भी समांतर इंटू आवर्तकाल, भी समांतर इंटू आवर्तकाल। भी समांतर क्या है? भी कॉस थीटा, और आवर्तकाल क्या है? 2 पाई एम बटा क्यूबी, 2 पाई एम बटे क्यूबी। यह हो गया पिच के लिए सूत्र, भी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम बटे क्यूबी। तो आप देख रहे हैं कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर भी समांतर जो सीधी रेखा में चला है और इंटू टी, भी समांतर भी कास थीटा इंटू 2 पाई एम बटे क्यूबी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उस समय जो गति होती है वो हेलिक्स के रूप में होती है, कुंडलनी के रूप में होती है, हेलिक्स के रूप में होती है। ठीक है, इसमें समांतर गति भी होती है और वृत्तीय गति भी होती है। यह समांतर गति भी होती है, वृत्तीय गति भी होती है। यह देखें समांतर गति है और यह मुड़ जा रहा है, वृत्तीय गति है, दोनों गति होगी। पिच क्या होती है? पिच जो है समांतर वेग और टाइम पीरियड, समांतर वेग और टाइम पीरियड। समांतर वेग कितना है? v cos थीटा, और टाइम पीरियड है 2 पाई एम बटे क्यूबी, यह पिच कहलाएगा। त्रिज्या क्या होगी वृत्तीय पथ की? तो उसमें वेग जो लेंगे वह लंबवत लेंगे, तो आर बराबर यम भी लंबवत बटे क्यूबी, तो आर बराबर यम भी लंबवत कितना है? v साइन थीटा, तो आर बराबर यम भी साइन थीटा बटे क्यूबी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में दोनों का परिणामी पथ एक कुंडलनी के रूप में होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।